अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें हम लोग क्लास 7 के मैथ को रीड करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से वन बाय वन सारी एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे, उनके ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से मैथ की समझ भी आ जाए। ना सिर्फ आपकी मैथ की समझ आए बल्कि आपके क्लास टेस्ट में और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर क्लास 5 की मैथ को चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, उसमें हमें डिफरेंट सेट्स के बारे में बताया गया। सेट्स क्या होते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है आपके पास, उसका टॉपिक जो है वो सेट्स हैं। आप लोग 6 क्लास में भी सेट्स को पढ़ के आए हैं। किसी भी इक्वल जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं, सेम आइडेंटिटीज़, वेल डिफाइंड जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो कम्बिनेशन होता है उसको हम सेट बोलते हैं, ठीक है। जिसमें एक ही तरह की बात हो रही है, जैसे सेट ऑफ इवन नंबर अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप लोगों ने उसमें नंबर्स लिखने हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर लिखने हैं। तो जो स्पेसिफिकली चीज़ें आपको बताई जाती हैं उनको मिला के एक सेट बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो एक्सरसाइज 1.1 में स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसका देखें तो हमें गिवन है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स शो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। आपके पास यहाँ पर सेट की डिफरेंट फॉर्म्स लिखी हुई है, यानी कि हमें नजर आ रहा है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट है, ठीक है। हम लोगों को कहा जा रहा है कि आपके पास जो सेट गिवन है उनके आप लोगों ने एलिमेंट्स को शो करना है। जो सेट के अंदर उसकी वैल्यूज गिवन होती हैं उनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे पार्ट 1 है, ए इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड 9। कि जो सेट का जो नेम है वो कैपिटल से डिनोट किया जाता है, तो सेट का नेम यहाँ पर है ए, ठीक है। इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स का सेट है बिटवीन 5 एंड 9। 5 एंड 9 के मिड में जो नंबर्स हैं, इनके 6, 7 और 8 जो है वो तीन एलिमेंट्स हैं किस सेट के, ए सेट के। इस तरह से बी हमारे पास है कि बी इज अ सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3। मल्टीपल से क्या मतलब है, 2 और 3 के आपने टेबल पढ़ना है, जैसे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। इसके मल्टीपल्स होते हैं। इस तरह से 3 का टेबल पढ़ना है। 2 और 3 जो टेबल है इनमें जो कॉमन आ रहे हैं मल्टीपल्स, यानी कि जो ऐसे नंबर जो 2 में भी आ रहे हैं और 3 में भी आ रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 6, ठीक है। 6 ऐसा नंबर है जो 2 में भी आता है, 3 में भी आता है। 12 ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है। तो हमने वो कॉमन मल्टीपल्स उठा लेने हैं, ठीक है, बी सेट में। इनको लिख लेना, कहाँ तक लिखना है वो हमें नहीं बताया गया, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सेट होगा, यानी अगर किसी सेट का हमें एंडिंग बता दी जाए, कहीं पर वो सेट स्टॉप हो रहा हो तो वो फाइनाइट सेट होता है। जैसे कि पार्ट नंबर 1 था, स्पेसिफिक 3 फिक्स नंबर थे, सेट स्टॉप हो रहा था। लेकिन अब मल्टीपल्स कहाँ तक कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, 10 तक, 20 तक, 30 तक हमें नहीं बताया गया, तो इसका मतलब है ये इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड पार्ट है, सी इज़ अ सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 63। अब फैक्टर्स किसे कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं कि अब जो नंबर हमें गिवन है 66, ये किस किस टेबल पे आता है, ठीक है। मल्टीपल्स का मतलब होता है आपने 2 और 3 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। और अगर फैक्टर्स आपसे पूछे जाएं स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने फैक्टर्स इस तरह से बताने हैं कि जो गिवन नंबर है 66, ये किस किस टेबल पे आता है, ठीक है। 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, वन बाय वन हम सारे टेबल्स की जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको अकॉर्डिंग उसको चेक करते रह जाते हैं और बताते जाते हैं कि 66 किस किस टेबल पे आता है। तो ये तीनों पार्ट थे जिनको मैंने आप लोगों को समझा दिया कि इनमें हम लोगों ने सेट के एलिमेंट्स किस तरह से फाइंड करने। तो अब इनका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है वो हमें गिवन है, ए इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड 9, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है, कैपिटल ए से सेट को डिनोट करना है, इक्वल का साइन डालना है, और ये जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है ये ब्रैकेट्स हमारे पास सेट में आती हैं, ठीक है। और सेट के एलिमेंट जो होते हैं उनकी वैल्यूज होती हैं सेट के अंदर, वो हमने लिखनी है 6, 7 एंड 8, ठीक है। हमने 5 और 9 को इंक्लूड नहीं करना, उनकी बिटवीन वैल्यूज लिखनी है। और अपने एलिमेंट्स को हम जो है वो कोमा से सेपरेट करते हैं, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट हमें गिवन है कि B इज अ सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके कॉमन मल्टीपल्स हमें कहा गया, और कहाँ तक कहा गया है वो इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, एंडिंग नहीं बताई गई। तो हम यहाँ पर इसके कॉमन मल्टीपल्स लिख लेंगे कि 6 आते हैं, 12 है, 18 है, अप टू सो ऑन, ठीक है। यानी कि इसके आगे जो कॉमन इनके मल्टीपल्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। शुरू के जो हमें टेबल जहाँ तक आते हैं हमने वो कंबाइन करके देख लिए, और 2 to 4 या 3 आइटम बहुत है। उसके बाद आपने डॉटेड एंडिंग कर देनी है, दैट्स मीन कि इसके आगे जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं दोनों टेबल्स के वो सारे इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास सी पार्ट था, थर्ड पार्ट, सी इज़ द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 66। कि सी सेट जो है उसमें एलिमेंट आ रहे हैं 66 के फैक्टर्स।
66 किस टेबल पे आता है? 66 आता है 1 के टेबल में। हर नंबर 1 के टेबल में तो लाजमी आता है, ठीक है। कोई भी नंबर होगा वो 1 के टेबल में लाजमी आएगा। उसके बाद 2 के टेबल पे अगर मूव करें तो 2 के टेबल में मेथड है चेक करने का कि वंस के कॉलम में इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ पर इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल पे भी आता है। 3 के टेबल पे चेक करने का मेथड ये है कि जो भी नंबर आपको गिवन है उनको आप आपस में प्लस करें। अगर 6 + 6 करें तो 12 आता है। 12 3 के टेबल पे आता है, यस आता है, इसका मतलब 66 भी आता होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे 3 का टेबल लिख लेंगे। आगे चलें तो 6 है। 4 के टेबल पे नहीं आता ये, 5 के टेबल पे नहीं आता। 6 के टेबल पे देखें तो 6 11 ज़ा 66, ठीक है। तो ये 6 के टेबल पे भी आता है और 11 के टेबल पे भी आता है। ना ये 7 के टेबल पे आता है, ना ही ये 8 के टेबल पे आता है, ना ही 9 के, 10 के, 11 के टेबल पे 6 आता है। 11 6 ज़ा 66, तो 6 के टेबल पे भी आता है और 11 के टेबल पे भी आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे जाएँ तो 33 आता है, ठीक है। 33 2 ज़ा 66, तो इसका मतलब है ये 33 के टेबल पे भी आता है। 33 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। और उसके बाद बीच में से हम किसी नंबर को भी देख लें तो 66 और किसी टेबल पे नहीं आता और ये सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है। तो स्टूडेंट्स ये सारे बन जाएंगे 66 के फैक्टर्स, ठीक है। कि इन जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 नंबर है इन पे जो है 66 आता है और यही 66 के जो है वो फैक्टर्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स का सोल्यूशन नोट डाउन कर लें, इसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिस्क्राइब द सेट बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट। यानी कि आपके पास यहाँ पर जो सेट लिखे हुए हैं इनके आपने डिस्क्राइब करने हैं सेट के एलिमेंट्स, ठीक है। वही स्टेप है जो हमने ऊपर किया था, लेकिन ऊपर हमें टोटल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, यहाँ पर इतना हो गया है कि हमें जो सेट है उसको थोड़ा बहुत जो बिल्ड कर दिया गया है। यानी कैपिटल P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म गिवन है, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने जो सेट वाली फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है, यानी कि कैपिटल लेटर इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, सेट के एलिमेंट और उन एलिमेंट्स को हमने कॉमा से सेपरेट करना है, ठीक है। सेट की फॉर्म लिखनी है हम लोगों ने। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक, यानी कि जो डेज ऑफ द वीक हैं उनके हमने नाम लिख देना। जो मंडे टू संडे ऑल डेज ऑफ वीक्स के हम नेम लिख देंगे। थर्ड पार्ट है क्यू इज इक्वल टू कलर्स ऑफ अ रेनबो। रेनबो के जो 7 कलर्स होते हैं हमने रेनबो के कलर्स के नेम लिखने हैं ब्रैकेट्स में और कॉमा से सेपरेट कर देंगे। थर्ड पार्ट है आर इज इक्वल टू ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 26। ये भी बहुत ईजी है कि 10 एंड 26 के मिड में जो ऑड नंबर्स होते हैं, कैसे नंबर जो 2 के टेबल पे नहीं आते, 1 5 1 3 5 7 एंड 9, ये नंबर यानी कि ये नंबर या किसी नंबर के वंस के कॉलम में आएंगे तो वो नंबर भी ऑड हो जाता है। तो उन नंबर्स को हमने 10 और 26 के मिड से पिक करना है और यहाँ लिख देना है। ये तीनों के तीनों जो हमारे पास सेट्स बनेंगे वो फाइनाइट सेट बनेंगे, ठीक है। उनका एंडिंग हमें गिवन है। अगर एंडिंग ना होती कि आपने लिखने हैं ऑड नंबर लिखने हैं ग्रेटर दैन 10 तो वो इनफाइनाइट सेट बनता, ठीक है। अब यहाँ तीनों जो है हमारे पास फाइनाइट सेट बन रहे हैं, तो इनका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, पी कैपिटल हमें गिवन था नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक, तो आप लिख देना है मंडे कोमा ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देनी है एंड इन सारे जो डेज के नेम है उनको कोमा से सेपरेट कर देना है। तो ये हमारे पास जो पी पार्ट है उसका सोल्यूशन ये बन जाएगा। इसमें पार्ट नंबर 2 हमें गिवन था कि कलर्स ऑफ अ रेनबो, तो हमने लिखा कैपिटल Q इज इक्वल टू रेड ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज, ये लिख लिए 5 कलर्स। और उसके बाद हमने लिखा वॉयलेट एंड इंडिगो, 7 कलर होते हैं रेनबो के, हमने 7 कलर्स लिख दिए और उनको कोमा से सेपरेट कर दिया। देन हमारे पास थर्ड पार्ट था आर, कैपिटल आर से सेट था कि ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 26, 10 और 26 के मिड में जितने भी ऑड नंबर्स आ रहे थे हमने उनका सेट बनाना है। तो हमने कैपिटल आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट और 10 से अबव जो हमारे पास 11 13 15 17 19 21 23 एंड 25, 26 से बिलो जितने भी हमारे पास ऑड नंबर्स थे हमने उनको लिख दिया, कॉमा से सेपरेट कर दिया और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये थर्ड पार्ट का जो सेट है ये भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इनके सोल्यूशन नोट डाउन कर लें, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे गिवन है कि इफ़ कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी कि कैपिटल ए में हमें 1 to 5 नंबर्स दिए हुए हैं, सेट बनाया गया, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए ऑफ एन ऑफ ए, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने इस एन ऑफ ए का मतलब है स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमने वो बताने। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, तो हम लिख देंगे एन ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 5, यानी कि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 5 है।
अगर फॉर एग्जांपल हमें इस सेट का एन ऑफ ए पूछा जाए तो यहाँ देखिए 1 to 10 10 एलिमेंट्स इसके, ठीक है। तो इस सेट का जो एन ऑफ ए बन रहा है वो 10 बन रहा है। इसका मतलब है कि किसी भी सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एन ऑफ ए या एन ऑफ जो भी सेट होगा। एन का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं। स्टूडेंट्स का आंसर अपने सिंपल लिखना है कि आप लोगों ने पहले लिख लेना है कैपिटल ए इज इक्वल टू उसके एलिमेंट्स जितने भी हमें गिवन है, ठीक है। फिर एन ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 5, यानी कि नीचे हमने मैं लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताने के लिए कि जो भी सेट आपको दिया जाएगा और वहाँ पर आपसे जो भी सेट का नेम होगा, ठीक है, वो इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अगर सेट का नेम बी हो और यहाँ पर मैं 1 to 10 नंबर दे दूँ तो आप लिखेंगे स्मॉल एन ब्रैकेट बी इक्वल्स टू 10, यानी कि अब जो आपके आपके पास सेट 10 है उसके एलिमेंट सेट बी है उसके एलिमेंट 10 है, लेकिन ये सेट कैपिटल ए है। जो सेट होगा उसका नेम इस ब्रैकेट में आ जाएगा, स्मॉल जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स हैं उसके बाहर स्मॉल एन आएगा। स्मॉल एन डिनोट करा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट ए इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, क्योंकि ए सेट के अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स के वन है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। आप इसको अंडरस्टैंड भी कर लें और नोट डाउन भी कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गिवन द सेट्स, यानी कि आपके पास ये सेट्स गिवन है। एक ये ई सिंबल से बना हुआ है कैपिटल सेट है, ये 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 नंबर्स है, ठीक है। ये जो ई लिखा हुआ है आपके पास, ये आपके पास एक बड़ा सेट होता है, इसको यूनिवर्सल सेट भी हम बोलते हैं, ठीक है। एक बड़ा सेट होता है जिसके अंदर सारी वैल्यूज होती हैं और उसके नीचे आपको ए बी सी पार्ट नजर आ रहा होगा जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि ए सेट में 1 to 7 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 3 4 5 है 3 एलिमेंट्स हैं, और सी सेट में 4 5 6 7 8, यानी कि जो होल हमारे पास यूनिवर्सल सेट है बड़ा सेट, उसके कुछ कुछ एलिमेंट्स इन तीनों सेट्स में है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है ना इसी तरह से। तो स्टूडेंट जब हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है उसके कुछ आइटम डिफरेंट सेट्स में होते हैं, तो जो दूसरा सेट बनता है उसके कुछ आइटम्स को लेके उनको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। सबसेट होता है वो सेट जो किसी यूनिवर्सल सेट से कुछ एलिमेंट्स लेके बनता है, ठीक है। जो किसी यूनिवर्सल सेट के, जो हमारा सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट, उस सेट को बोलते हैं जिसमें सारी वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 to 10 ऑल वैल्यूज कंटेन की हुई है इसने। इसी की फर्स्ट 7 वैल्यू से ए पार्ट बना, इसी की 3 वैल्यू से 3 4 5 से बी सेट बना, इसी बड़े सेट की 1 2 3 4 5 वैल्यू से सी सेट बना। तो इसका मतलब है ए बी और सी जो है ये इस बड़े यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हमें कहा जाए कि क्या ये ए बी सी इसके सबसेट है, तो हम कहेंगे यस, ये तीनों सेट जो हैं ये इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। तो सबसेट का जो सिंबल होता है स्टूडेंट्स हमारे पास वो इस तरह से होता है, यानी कि आपको ये सी की शेप नज़र आएगी, लेकिन थोड़ा सा पीछे बैक से ना ऐसे डाउन करके आया होगा इस तरह से, तो ये बन जाता है। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट का सिंबल। इस सिंबल को हम बोलते हैं प्रॉपर सब सेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर नीचे हमें गिवन है कि स्टेट ट्रू एंड फॉल्स इन ईच केस, कि आप लोगों ने ये 3 केस गिवन है, आपने यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स बताने। अब ये लिखा हुआ है बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इस केस में अब स्टूडेंट्स हम लोग कैसे रीड करते हैं, अब यहाँ पर जो ए सेट है वो उसको हम एज अ यूनिवर्सल सेट कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि केस वाइज जो है ना वो डिफरेंट होता है। अब जो पहला सेट होता है ये होता है सबसेट को डिनोट कर रहा होता है। अब इसको हम रीड इस तरह करते हैं कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रीड करें इस नोटेशन को तो ये बनती है बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ये सिंबल जो है वो प्रॉपर सबसेट का है। क्या बी के अंदर ए के कुछ एलिमेंट्स हैं, ये देखें ए जो है वो इस टाइम पे यूनिवर्सल बन गया क्योंकि वो यहाँ पर राइट साइड पे आ गया, और बी जो है इसका वो प्रॉपर सबसेट हमसे पूछ रहे हैं। तो अगर हम बी साइड को देखें तो 3 4 5, यस, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ए सेट के उनसे ये बी बना हुआ है। तो इसका मतलब है अगर ए और बी को हमने कंपैरिजन करना है तो ए इस केस में यूनिवर्सल सेट है और बी जो है वो उसका प्रॉपर सबसेट है या नहीं है वो हमसे पूछ रहे हैं कि बी प्रॉपर सबसेट है ए का। तो हमने कंपेयर किया तो ए में हमारे पास 1 to 7 वैल्यूज आ रही हैं और बी में उसकी 3 वैल्यूज आ रही हैं। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो 3 4 5, इसका मतलब हमने इन दोनों को सेट को कंपेयर करना है। तो यस, बी सेट में 3 की 3 वैल्यूज आ रही हैं, ये 3 नंबर्स ए सेट में मौजूद है, तो हम यहाँ इसके सामने लिख देंगे यस, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट हम सेकेंड पार्ट देखें तो लिखा हुआ है सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए।
क्या सी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है, तो हम सबसे पहले ए को देखेंगे। ए की वैल्यू इसमें 1 to 7 नंबर है, और अगर सी को देखें तो इसमें 4 5 6 7 है, बट 8 एडिशनल है। ठीक है, तो हमने कहा था यूनिवर्सल सेट तो वो सेट होता है जिसमें सारी वैल्यूज आ रही हो, तो ए में तो 8 मौजूद नहीं है, सी में 8 आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स कंडीशन है। सी जो है वो प्रॉपर सबसेट ए का नहीं है, क्योंकि इस केस में ए यूनिवर्सल नहीं बन रहा, ए के अंदर 8 नहीं आ रहा है, इस 8 एलिमेंट की वजह से ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो यहाँ गिवन है, यहाँ हम यस लिख सकते हैं या ट्रू लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट है सी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या सी जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, तो बी जो है इस केस में वो यूनिवर्सल सेट बनाया गया है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट, और जो इस साइड पे सबसेट ये सेट होता है इसको हम सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमने बताना है क्या सी जो है वो सी प्रॉपर सबसेट है बी का, जिसका मतलब है बी जो है वो हमारे पास इस टाइम पे यूनिवर्सल सेट है। तो बी के अंदर तो 3 4 5 जस्ट वैल्यूज हैं, ऑल वैल्यू तो नहीं आ रही हैं, ना ही 7 आ रहा है ना ही 8 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बी को यूनिवर्सल सेट होना चाहिए था, बी के अंदर ये सारे एलिमेंट्स होते, लेकिन बी के अंदर ये भी सारे हो सकते थे, इससे ज़्यादा भी हो सकते थे, लेकिन बी के अंदर तो कम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट नहीं बन सकता, तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट भी जो है वो फॉल्स है, वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके पास ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आपने बताना है, आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सिंबल का क्या मतलब है। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट के कुछ एलिमेंट्स को लेकर नया सेट बनाओ। यूनिवर्सल सेट वो जिसके अंदर सारी वैल्यूज आ रही हो, तो जब भी हमें दो वैल्यू का कंपैरिजन आएगा और मिड में ये साइन होगा, उसके नीचे लाइन मौजूद नहीं होगी, सिंपल होगा, तो इसका मतलब है उसके राइट साइड पे जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट है, और उसके लेफ्ट साइड पे जो उसका सबसेट है, यानी कि ये वाला सेट बड़ा सेट बोल रहे हैं और ये सेट बोल रहे हैं इसमें वो एलिमेंट होने चाहिए जो इस बड़े सेट के अंदर है। ठीक है, अगर इसका ऑपोजिट हो रहा है, ये स्मॉल आ रहा है ये ग्रेटर आ रहा है, तो हम वहाँ पर लिख देंगे सिंपल कि ये फॉल्स है, कंपेयर करके, जैसे अभी मैंने आपके सामने सेट्स को कंपेयर किया। इसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ है हमारे पास, आपको नजर आ रहा होगा इस सी सिंबल के नीचे एक लाइन लगी हुई है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंटेन वैल्यूज। अब आपके सामने मैंने दोनों लिख लिए, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट इस सिंबल को। ठीक है, जो सिंपल सी की तरह होता है, थोड़ा बैक पे सी गया होता है, और जो दूसरा सेम सिंबल होता है उसके नीचे लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं कंटेन वैल्यूज, यानी उसके अंदर उस ग्रेटर या यूनिवर्सल सेट की कुछ वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अब अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएँ तो हमें गिवन क्या है, कैपिटल ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, 8 में सेट नंबर ए में हमें 4 वैल्यूज गिवन है, और सेट बी हमें गिवन है इवन नंबर्स लेस दैन 10, यानी कि 10 से छोटे इवन नंबर, तो वो कौन से बनते हैं 0 2 4 6 8। सबसे पहले तो हम लोगों ने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब ये बी सेट आ गया और ये ए सेट आ गया, अब हमने क्या लिखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट में से ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो अगर हम इसको देखें पहले वाले को, तो लिखा हुआ है ए कंटेन्स वैल्यू ऑफ बी, जैसे देखें यहाँ पर सिंपल है कंटेन वैल्यूज, ए कंटेन्स वैल्यूज ऑफ बी, क्या बी की वैल्यू ए के अंदर आ रही हैं। अगर कंपेयर करें तो देखें 2 4 6 8 और बी के अंदर भी 2 4 6 8 मौजूद है, इसका मतलब है यस ए के अंदर बी की वैल्यूज आ रही हैं, तो इसको हम लिख देंगे ट्रू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अब इसको हम सेट को कैसे पढ़ते हैं, प्रॉपर सबसेट इस सिंबल को। ठीक है, ऊपर वाले, अब हमने पढ़ना है ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि बी यूनिवर्सल सेट है, इसमें अंदर सारी वैल्यूज आ रही हैं और इसकी कुछ वैल्यूज़ को लेकर ए सेट बना है। तो अगर आप देखें तो बी वाकई में यूनिवर्सल सेट है, 0 to 8 इसके अंदर सारी वैल्यूज़ आ रही हैं और इसकी 4 वैल्यूज से जो है वो ए बना है। तो यस, इसका मतलब है ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, यानी कि ए के अंदर बी की कुछ वैल्यूज आ रही हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू। ठीक है, अब वो यहाँ पर कह रहा है कि ए नॉट कंटेन वैल्यूज ऑफ बी, अब क्रॉस लग गया ना, क्रॉस नहीं है दैट्स मीन कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। अब यहाँ पे कह रहे हैं ए इज़ नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ये आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहले ट्रू कर चुके हैं कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। तो यहाँ हम लिख देंगे कि जब हमारे पास ये सिंबल होगा और ये आ जाएगा तो यहाँ मेंशन होगा नॉट प्रॉपर सबसेट।
ठीक है, तो इसका मतलब होगा नॉट प्रॉपर सबसेट। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट हमें गिवन है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ए जो है वो बी की इक्वल नहीं है। ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए के अंदर 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, और बी के अंदर 5 एलिमेंट्स है, 0 भी है, जबकि ए के अंदर 0 मौजूद नहीं है। अगर ये दोनों हम तब इक्वल होते जब इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होते। यहाँ पर भी 0 2 4 6 8 होता, यहाँ पर भी 0 2 4 6 8 होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक एलिमेंट 0 मिसिंग है तो हम कहेंगे ट्रू, ए इक्वल नहीं है बी के। ठीक है, अब ये सिंबल आ गया, अब इस पे क्रॉस है, दैट्स मीन के कंटेन वैल्यूज। बी डज नॉट कंटेन्स वैल्यू ऑफ ए, बी के अंदर ए की वैल्यूज नहीं आ रही। तो कह रहे हैं कि बी के अंदर ए की वैल्यूज नहीं आ रही, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? कि बी के अंदर एक ए जैसी वैल्यूज मौजूद हैं। ठीक है, जो ए की वैल्यूज हैं वैसी वैल्यू बी के अंदर मौजूद है। ए और बी टोटली डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो ये सिंबल होता है इसमें बताना होता है कि इसके अंदर वैल्यूज आ रही हैं, सेम नंबर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो यहाँ पर अब लिख देंगे कि फॉल्स, बी के अंदर जो वैल्यूज़ हैं बी कंटेन कर रहा है ए जैसी वैल्यूज़ को, लेकिन हम यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है, दैट्स मीन कि बी डज नॉट कंटेन वैल्यूज़ लाइक ए, तो यहाँ पर हम इसको फॉल्स कह देंगे। अच्छा, उसके बाद जो 6 पार्ट है वहाँ पर हमें बी और ये वाला सिंबल के बने कि बी कंटेन वैल्यूज़ ऑफ ए। यस, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉल्स कहा है ना कि बी डज नॉट कंटेन वैल्यूज़ ऑफ ए, और यहाँ पे कह रहे हैं बी कंटेन वैल्यूज़ ऑफ ए, तो यस ये ट्रू होगा क्योंकि बी के अंदर ए जैसी वैल्यूज़ मौजूद है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे लास्ट वाले पार्ट को ट्रू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 4 सिंबल है। अगर हमारे पास सिंपल ये वाला सिंबल गिवन है, दैट्स मीन कि प्रॉपर सबसेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट से ही कुछ वैल्यू को लेकर स्मॉल सेट बनाया गया है। देन उसके बाद अगर हमारे पास ये वाला सिंबल आता है, सी के नीचे आपके पास एक अंडरलाइन नजर आती है, दैट्स मीन कंटेन वैल्यूज, यानी कि एक सेट के अंदर दूसरे की वैल्यूज आ रही हैं और जैसी सेम वैल्यूज आ रही हैं, तो ये हमारे पास कंटेन का सिंबल है। अगर इस पर क्रॉस लगा हुआ दैट्स मीन कि नॉट कंटेन वैल्यूज, यानी कि एक सेट में दूसरे सेट जैसी वैल्यूज नहीं आ रही। इसी तरह से अगर एक सेट बना हुआ होगा यूनिवर्सल सेट और दूसरा सेट हमसे पूछा जाएगा कि क्या ये इस सेट का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है। अगर नहीं कहा गया तो हम चेक करेंगे कि क्या उसके अंदर उसकी स्मॉल वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही होंगी तो हम कहेंगे कि येस ये ट्रू हो गया, अदरवाइज़ ये फॉल्स हो जाएगा। तो आप लोगों ने इनको दोबारा से स्टेटमेंट को रीड करना है, इन सिंबल्स को देखना है, इनके अकॉर्डिंग इनको रीड करना है और इनके आंसर्स लिख लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका सोल्यूशन था। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर किसी पार्ट में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से भी चेक कर सकते हैं। अगर इनकेस आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 के फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।